हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों देखने क्या वाले भाई आपके 10वीं विज्ञान की जो है 3 नंबर वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपकी जो तैयारी है प्यारे बच्चों वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे भाई, ये 3 नंबर वाली क्वेश्चन अपन जो है देखने वाले हैं भाई। प्रश्न पहला इस पर क्या है, समजात लक्षण और समवृत्ति लक्षण को उदाहरण सहित समझाना है आप लोगों को। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्लेन होमोलोजस ट्रेट्स एंड एनोलोजस ट्रेट्स, ये आपको एग्जांपल विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके उत्तर की बात करें तो ये देख लो बच्चों, समजात लक्षण को आसान भाषा में अपन समझते हैं ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग जिनकी रचना तथा उत्पत्ति समान रखते हैं बच्चों। क्या इसकी जो रचना होती है और उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन भैया इसके जो कार्य है भाई वो क्या होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। अब बताऊंगा सर भाषा में। ठीक है, लिखना क्या है, जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति है ना, रचना और उत्पत्ति तो भाई सेम रहेगा लेकिन काम अलग अलग रहेगा। कैसे बच्चों, एक मनुष्य और मेढक के बारे में देखो। ठीक है, मनुष्य और मेढक, जैसे मनुष्य की हाथ जो है उसके कंधे से ऐसे जस्ट लगा हुआ है और वो ऐसा ही है। मेढक और मनुष्य की दोनों का देखोगे तो सेम टू सेम है। मनुष्य मेढक के में भी ऐसी पंजे दिखेंगे आपको इस तरह का, उनके में भी नाखून दिखेंगे आपको, लेकिन बनावट तो हम दोनों की सेम है ना, मनुष्य की और मेढक की, लेकिन काम अलग अलग है भाई। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिखने का काम करते, काम पढ़ने का काम करते, खाना खाने का काम करते, लेकिन मेढक उसका अपने अग्रपात का उपयोग चलने के लिए करते हैं। इस तरीके से इसके उदाहरण को आपको समझा देना है, ज्यादा कुछ नहीं, वही चीजें, जितना चीजें मैं बोला हूं वही सब चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है क्या बच्चों। फिर अगला है आप लोगों का समवृत्ति लक्षण। ठीक है, क्या याद रखना है, समवृत्ति लक्षण। तो कैसे ये हो जाएगा, जीवों के वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग रहेगा। ऊपर वाले में रचना और उत्पत्ति समान था, इस पर समवृत्ति अंग बोले तो जीवों पे पाए जाने वाले वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन काम सेम करेगा। बनावट तो अलग रहेगा लेकिन काम सेम करेंगे बच्चों। वो हो जाएंगे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। तितली के पंख की बात करें तो उसके तितली के पंख में हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन चमगादड़ के पंख में हड्डी पाई जाती है। भाई दोनों की बनावट तो अलग अलग है लेकिन काम तो सेम है भाई। तितली भी अपने पंख से उड़ते और वो क्या, चमगादड़ भी, चिड़िया भी, पक्षी भी अपन पंख से उड़ते हैं ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसे लिखना होगा। क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट वन है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा। यहां पर देखो ये क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं गए बट फर्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। अर्नियस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर, जो हेर्नियस के है उन्होंने एक सिद्धांत दिया भैया, आयनिक सिद्धांत, उसके आधार पर भाई ये अम्ल को और क्षार को आपको बताना है कि अम्ल कौन है भैया और क्षार कौन है, उस चीज को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन हेर्नियस आयोनिक थ्योरी डिफाइन एसिड एंड बेसिस एंड गिव 2 एग्जांपल्स ईच। ठीक है, एग्जांपल दो एग्जांपल लिखना ईच का। क्लियर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हेर्नियस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल जो है, अम्ल के बारे में सबसे पहले किसके बारे में देखिए, आइनस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन तथा ऋणावेशित आयन में विघटित होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, धनावेशित हाइड्रोजन आयन तथा एक ऋणावेशित आयन में विघटित हो जाता है। यह सिंपल सी बात है, आइनस सिद्धांत के अनुसार आप सिंपल से बता सकते हो कि जब कोई विलयन जल में हाइड्रोजन आयन देता है, धन आयन देता है, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो कि अम्ल जब क्या करते हैं, जलीय विलयन में अम्ल वे होते हैं। ठीक है, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन धनावेशित आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं, क्षार जो है जलीय विलयन में, क्षार जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं जो कि माइनस में होता है। तो इस तरीके से इसके उदाहरण सहित आप जो है बच्चों इसको लिख सकते हो। सिंपल सी चीजें है, हाइड्रोजन जो है जलीय विलयन में, ठीक है, क्या लिखोगे अम्ल के बारे में, जब कोई जलीय विलयन में धन आयन देता है तो वो हाइड्रोजन होता है, या सिंपल सब बता सकते हो, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होता, अम्ल होता है। अम्ल क्या लिखेंगे, आसान भाषा में समझो इसको, अम्ल
क्या करता है, जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार जो है जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इस तरीके से सिंपल से आप लिखेंगे, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन देता है। देख लो, धनावेशित हाइड्रोजन आयन है, धनावेशित हाइड्रोजन आयन है, ये देता है बच्चों। फिर और क्षार क्या करता है, जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड OH, देखो ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। क्लियर है क्या? फिर आगे प्रश्न क्रमांक 3 भैया क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक जो है लिखना है। ठीक है, पहले इस चैप्टर से 2-2 नंबर की आती थी, उसी हिसाब से यहाँ पर रख दिया गया है। गलन की गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा धारिता, वाष्पन की गुप्त उष्मा, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है, उसका एसआई मात्रक लिखना है। फिर डिफाइन द फॉलोइंग एंड राइट द थ्योरी देयर एसआई यूनिट, इसकी गलन की गुप्त उष्मा, इन सब चीज की बच्चों क्या कर रहे हैं, आपको डेफिनेशन लिखना है उसके एंड उसके एसआई यूनिट को जो आपको लिखना है। तो सबसे पहले देख लो, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को, ठीक है बच्चों, क्या किसी कोई भी वस्तु है उसके जब इकाई द्रव्यमान के ताप को अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। कहां पर है भाई विशिष्ट उष्मा? ठीक है, किसी भी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को कितना करने के लिए बच्चों, किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है तो उसके इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट उष्मा होती है। और इसकी मात्रक की बात करें तो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बच्चों क्या, दूसरा इस पर क्या हो जाएगा, है ना, ये दूसरा, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को उसके गलनांक पर उष्मा देने पर वह ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया में दी गई उष्मा को गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान बता रहा हूं बच्चों, इससे भी आसान जो लिखा है ना आपके बोर्ड में उससे भी आसान बता रहा हूं, देखना बहुत आसान है। वो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु को गलाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु को गलाने के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु को गलाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक भैया क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है भाई, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ है उसके गलनांक पर उष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में भाप अवस्था, तो यहाँ पर वाष्पन की गुप्त उष्मा बोला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी एकदम आसान बता रहा हूं, किसी भी वस्तु को वाष्प में बदलने के लिए जितनी, ऊपर में गलन बोला गया था तो किसी भी वस्तु को गलाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो आपकी गलन की गुप्त उष्मा, और किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। और तीनों की जूल प्रति किलोग्राम तीनों की हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, उष्मा विशिष्ट उष्मा की और विशिष्ट उष्मा धारिता की भी, और तीनों की मतलब मात्रक सेम रहेगा, इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है क्या? यहां पर जो परिभाषा लिखवाया हूं उसी चीज को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, देखो यहां पर जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो लगभग आपके प्रबोध नवबोध दोनों मॉडल पेपर से है, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस है, तो ध्यान से करते चलेंगे। और भाई प्रबोध में इस बार जो है लेवल थोड़ी सी हाई रखा गया, जो क्वेश्चंस कभी नहीं वैसे वैसे रखा गया, इसलिए उन क्वेश्चंस को मुझे पढ़ाने की जरूरत है। अब निचोड़ में जो रखा वो तो नेचुरल क्वेश्चंस, वो हर टाइम आने वाले क्वेश्चंस है, वो तो करना ही है आपको, ठीक है। फिर देखो, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखकर दोनों का उपयोग लिखना है, ठीक है। 3 नंबर में क्या बोले भाई, देखो पूरा आपको प्रयोगशाला विधि नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उस विधि का समीकरण लिखना है और दोनों का उपयोग लिखना है भाई, सिंपल। तो हाइड्रोजन बनाने की विधि के लिए समीकरण ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस पर क्या करते हैं अपन, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आपस में क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है। ये हाइड्रोजन बनाने की विधि है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जिंक एक धातु है और वो अम्ल है, जब किसी भी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। उस सूत्र से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, कर लोगे, है ना। एक धातु है और एक अम्ल है, इन दोनों का जब आपस में क्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस तरीके से चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन गैस बनाने की सूत्र हो जाएगा। फिर अगला, या देखो उस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर सॉरी, इस पर क्या नाइट्रोजन गैस के लिए इस पर नहीं हो चुका है बच्चों,
नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण, तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो कि और उसका उपयोग भी करना है तो उपयोग भी यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आगे देख लेते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तीनों मिरर में आपको डिफरेंस देखना है, तो देख लो इसको ध्यान से इस तरीके से। आई होप आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपरली नहीं लिख रहा होगा लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइपर ने इसको क्या कर दिए हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, समतल दर्पण है, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण में एक साथ अंतर है बच्चों। यहाँ पर देखो, इस समतल दर्पण पर पॉलिश व समतल सतह चमकदार होती है ना। इसके समतल सतह, समतल दर्पण में समतल सतह चमकदार होती है, अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग चमकदार होती है और इसमें उभरा हुआ भाग चमकदार होती है। पहला अंतर क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में समतल भाग चमकदार होती है, अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग जो है, देखो समतल दर्पण में समतल भाग है, मान चलो ये समतल भाग है भैया आपका, तो ये वाला भाग आपका क्या रहेगा, चमकदार रहेगा, और अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग है ऐसा, ये धंसा हुआ भाग, फिर उसमें ऐसा वो उभरा हुआ भाग जो है रहेगा। तो इस तरीके से चीजें याद रखना। फिर दूसरा क्या याद रखना है भाई आपको, प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब इस पर कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। भाई उस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बराबर और बड़ा बनता है, छोटा बराबर व बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इस तरीके से, ठीक है। वास्तविक व आभासी दोनों बनता है अवतल दर्पण में। देखो उसमें प्रतिबिंब है छोटा बराबर व बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक व आभासी भी होता है, मतलब उस पे एग्जैक्ट नहीं है, छोटा बड़ा बराबर जैसा भी वो बन सकता है ना, वो तीनों का तीनों है। इसमें सदैव आभासी और वस्तु से छोटा बनता है बच्चों। यहाँ पर क्या होती है, आभासी सीधा और बराबर बनता है, इसमें छोटा बड़ा बराबर आभासी वास्तविक दोनों बन सकता है। फिर उसी तरह उस पर क्या होता है बच्चों, सदैव आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर है, घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के पासर व दर्पण के रूप में, वाहन के हेडलाइट में, वाहन के पासर व दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों। फिर अगला, कृत्रिम चयन और विविधता को उदाहरण सहित जो है समझाना है बच्चों। कृत्रिम चयन क्या होती है, और कृत्रिम चयन जब देखने आए तो भाई प्राकृतिक चयन भी देखोगे और दोनों में अंतर भी आपको देख लेना है साथ ही साथ। क्लियर है बच्चों। विविधता बोला गया है तो विविधता वाली क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आई थिंक अगर पूछे गए तो पहली बार होगी बच्चों को। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड द बायोडायवर्सिटी विद एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। देखो, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। या बोल सकते हैं जब चयन की प्रक्रिया, जब जीवों की गुणों में चयन की प्रक्रिया मनुष्यों द्वारा की जाती है तब उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये हो जाएगा बच्चों, मनुष्य द्वारा चयनित धान की उन्नत किस्में जीवों में अनुवांशिक स्तर है ना, वो आपको मतलब उसको, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली जम नहीं पाया था, यहाँ पर वो कर लेंगे, ठीक है। मनुष्य द्वारा लक्षणों के, क्लियर है बच्चों, जब जीवों में लक्षण परिवर्तन की प्रक्रिया मनुष्यों द्वारा होती है तब उसे कृत्रिम चयन कहते हैं, है ना। और जब जीवों में लक्षण परिवर्तन की प्रक्रिया जो है प्रकृति द्वारा होती तो वो प्राकृतिक चयन होती, इतना दिमाग में रखेंगे। अब इसकी उदाहरण अगर कृत्रिम चयन की बात करें तो धान व गेहूं में होती है, प्राकृतिक चयन या जीव जंतुओं में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे अगला जो आपका हेडिंग हो जाएगा इसी का दूसरा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विविधता। विविधता जो है आपको लिखना है, इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग डलेगा, तो ये विविधता के लिए आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देख लो बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जीवों में विविधता के लिए क्या क्या लिख सकते हो आप, ठीक, इस तरीके। जीवों में अनुवांशिक स्तर, ठीक है, जीवों में अनुवांशिक स्तर, प्रजाति स्तर, पारिस्थितिक तंत्र के स्थान या प्राकृतिक चयन के समय में हुए बदलाव को ही विविधता कहते हैं। या बोल सकते हैं जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता एवं समानताओं को ही क्या कहा जाता है, विविधता कहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आबादी के अलग अलग वातावरण में हो रहे हैं उनमें बदलाव का होना बच्चों, ठीक है। अब जीवों में क्या होती है, उसके अनुवांशिक स्तर, प्रजाति स्तर, पारिस्थितिक तंत्र, चयन, इसके आधार पर उनमें क्या पाई जाती है, अंतर पाई जाती है, बदलाव पाया जाता है, उसे ही विविधता कहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चयन तो याद है आपको क्या, जब चयन की प्रक्रिया
मनुष्यों द्वारा होती है तब उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। उदाहरण आपको धान, गेहूं लिख देना है, टमाटर लिख देना है। फिर विविधता में जब क्या होती है बच्चों, जब अनुवांशिक स्तर, प्रजाति की स्तर, है ना, चयन, इन सब के आधार पर जीवों में बदलाव होती है तो उसे विविधता के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर लिखोगे। फिर प्रश्न क्रमांक 7 पे चलते हैं। निम्न को परिभाषित कर, एक एक उदाहरण देखना है बच्चों। भाई चैप्टर नंबर 2 की है बच्चों, यहाँ पर पहली बार 3 नंबर में आ रहे हैं, इसलिए बौखला सा गए हैं इन लोग कि ऐसा नंबर दे सकते हैं, बट नॉट श्योर। ठीक है, मॉडल पेपर में दैट्स व्हाई ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, है ना, क्योंकि सब चीज मुझे इंक्लूड करना है, बिल्कुल भी नंबर ना काटे। डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव वन एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं सिंपल से बता जा रहा हूं। प्रबल अम्ल, जब अम्ल का जल में पूर्ण आयनन होता है, क्या है बच्चों यहां पर, क्या याद रखने आपको, पूर्ण आयनन। या जब अम्ल जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, ठीक है, या जल में पूर्ण आयनन होता है तो वहां पर प्रबल अम्ल। और उसी तरीके से जब क्षार का जल में पूर्ण आयनन होता है तो आपको उस तरीके से इसको 1 मिनट में बता ही देता हूं बच्चों। ठीक है, क्या लिखना है इसको, इस तरीके से। प्रबल में क्या होता है, प्रबल में याद रखना, प्रबल में पूर्ण आयनन होता है, आयनन, है ना। और दुर्बल में क्या होता है, आंशिक, आंशिक आयनन होता है, आंशिक आयनन। तो ये चीजें बस आप याद रखेंगे। आपको चाहे किसी भी को पूछे, अम्ल को पूछेंगे तो जब जल में क्या लिखना है बेटा, जब जल में अम्ल का पूर्ण आयनन होता है तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जब जल में क्षार का पूर्ण आयनन होता है तो प्रबल क्षार कहते हैं। उसी तरह इसमें भी जब आंशिक, अम्ल का आंशिक आयनन होगा तो दुर्बल अम्ल, क्षार का आंशिक आयनन होगा तो दुर्बल क्षार होगा। ये चीजें बस आपको बच्चों अच्छे से दिमाग में रख लेना, परिभाषा एकदम इत्तू सा है। ठीक, क्लियर है क्या बच्चों। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आपका अगला जो देख लेते हैं, वहीं पर उसके उदाहरण वगैरह दिया हुआ है, उदाहरण वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो। पीडीएफ की बात है बच्चों, तो पीडीएफ आपको आगाज बैच और निचोड़ बैच दोनों बैच में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर पूछे जा सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूछे तो आज तक नहीं गए, बट है ये लेवल इस क्वेश्चन पर कि पूछे जा सकते हैं। चालन, संवहन और विकिरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो चालन, संवहन और विकिरण में अंतर आपको इस तरीके से देखना है। अब नहीं दिख रहा होगा तो भी देखते चले, समझते चले यहां पर। ठीक है, इसमें केवल ठोसों में संपन्न होता है। ठीक है, याद रखना यह केवल, ठीक है बच्चों, क्या याद रखेंगे, यह केवल ठोसों में होता है। ठीक है, यह केवल ठोसों में होता है, ये पहला अंतर हो गया। यह केवल द्रव में होता है, क्या लिखेंगे, यह केवल द्रव में होता है। और यह तीनों में, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में होती है बच्चों, याद रहेगा। चालन की क्रिया केवल ठोस में होता है, ये सिर्फ संवहन सिर्फ द्रव में होता है, और विकिरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है बच्चों। फिर इसमें कैसा होता है, अणुओं के कंपन के कारण संचरण होते हैं। ठीक है, अणुओं के, ये इसमें याद रखना क्या होता है बच्चों, दूसरा अंतर आपको याद रखना है, अणुओं के कंपन के कारण। ठीक है, अणुओं के कंपन के कारण संचरण होती है। इसमें क्या, किसमें, चालन में अणुओं के कंपन के कारण या अणुओं के संपर्क के कारण जो है संचरण होती है। और इसमें याद रखना बच्चों किसके कारण होती है, अणुओं के गति के कारण बच्चों। ठीक है, अणुओं की गति के कारण, और इसमें भी त्वरित गति के कारण, आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण। इस तरीके से लिखने में, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत धीमी गति से होता है, मध्यम गति से और तेज गति से होता है। इस तरीके से आपके अंतर को इसको लिखना है। क्लियर है क्या, एक बार और देखिए क्या। ठीक है, ये केवल ठोस में होता है, ये केवल द्रव में होता है, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। भाई क्या क्या है, वो चालन है बेटा, याद रखना, पता चल रहा है चालन भी नहीं दिख रहा, चालन है, ये क्या है, संवहन है, और ये क्या है भाई आपका तीसरा क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। इस तरीके से तीनों चीज आपको याद रखना है यहाँ पर।
ठीक है। ये माध्यम क्या हो सकता हो, इस पर ये अणुओं के कंपन के कारण इसमें संचरण होती है, इसमें अणुओं की गति के कारण होती है और उसमें त्वरित गति के कारण होती है। उसमें भी इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत धीमी गति से, मध्यम गति से और तेज गति से होती है। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ऑलरेडी आपको बता दिया भाई। मैं तो बोलता हूं 3-3 उपयोग याद करके रखो, 2-2 नहीं, 3-3, और कोई एक ही आएगा पेपर में आएगा तो 3-3 उपयोग याद करके रखो। हाइड्रोजन का 3 उपयोग, नाइट्रोजन का 3 उपयोग, ऑक्सीजन का 3 उपयोग, तीनों की जो है 3-3 उपयोग अच्छे से याद रखो इसको, ठीक है। तो देख लो, अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट देना था बच्चों, देख लो सबसे पहले किसमें है भाई, किसका उपयोग है भाई, यही तो बता देते। तो बच्चों इसको एक काम करना, इस क्वेश्चन को ना याद से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 उपयोग, नाइट्रोजन का 3 उपयोग, ऑक्सीजन का 3 उपयोग, तीनों का बुक से अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ पर ना बच्चों सही से वो चीजें मेंशन नहीं हो पाई है बाय मिस्टेक। तो आप लोग याद से, मैं बोल रहा हूं बार बार, याद से तीनों का उपयोग, 3-3 उपयोग याद कर लेना, क्योंकि तीनों को एक एक सेट में थमा सकते, बता रहा हूं। एक ठो को ए सेट में, एक ठो को बी, एक ठो को सी सेट में, बाद में मत बोलियो भैया, ठीक है। ये इस पर उतनी सटीकता के साथ नहीं है, तो आप जरूर अच्छे से उसको कर लेना, बुक में बहुत वन लाइन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखते चलते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, यह बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, ठीक है। कैसे होता है उत्तल लेंस, इस तरीके से होता है बच्चों, ऐसा, ये उत्तल लेंस है आपका, ठीक है। बीच में देखो ना, बीच में मोटा और किनारों पे पतला है। अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस इस तरीका से होता है, ऐसा होता है, मतलब ये बीच में पतला और किनारे पे मोटा होता है ना। ये बीच पे मोटा, किनारे पे पतला, बीच पे पतला, किनारे पे मोटा, ऐसे होता है बच्चों। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, इस पर प्रतिबिंब जो है, उत्तल की बात करें तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, है ना, छोटा बड़ा वस्तु में बराबर, आभासी, सीधा व बड़ा भी बनता है उत्तल लेंस में। इसमें फिक्स्ड नहीं नजर आ रही है बच्चों, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर मिस्टेक तो होती है, ठीक। अगला जो है, प्रतिबिंब जो है सदैव छोटा, आभासी व सीधा बनता है बच्चों, उस पे अवतल लेंस पर छोटा बनता है, आभासी बनता है, वह सीधा बनता है। फिर तीसरा, यह किरणों को इकट्ठा करता है। ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, और ये किरणें को, लेंस पर आने वाली किरणों को फैलाने का काम करता है। आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, वो क्या है, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। ये भी चैप्टर नंबर 1 की बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। तो देखो, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, एक ही प्रजाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जो है जैविक प्रजाति बनाते, ठीक है। एक ही प्रजाति के जो समूह है बच्चों, आपस में लैंगिक प्रजनन करके क्या करते हैं, जैविक प्रजाति बनाते। लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण, जब वे वापस में लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाते, तब वहां पर जब प्रजाति बनते हैं, है ना, इस घटना को ही प्रजातिकरण कहते हैं। मतलब सीधी बात है, कोई भी जीव जो है प्रजातिकरण, मतलब लैंगिक प्रजनन से नए जीव की उत्पत्ति होता है। मतलब एक लड़का और एक लड़की, मनुष्यों से बात करें, मनुष्यों के लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, एक मनुष्य ही आते हैं, है ना। उसी प्रकार एक हम आप बोल सकते हैं कि डॉगी लोग का भी वैसी है। तो वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, जिससे एक नए प्रजाति की उत्पत्ति होती, नए जीव की उत्पत्ति होती। लेकिन भाई वो लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है, लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं होते हैं, तब जो जीव की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, या इस घटना को क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। जब अलग प्रकार की जीव उत्पन्न होती है उसको। क्लियर है क्या बच्चों। उदाहरण में यहाँ पर ये वाली है कुटुम्बसर, है ना, कुटुम्बसर गुफा की काली मछली की प्रजाति अपनी वंश की मछलियों से अलग हो गई है ना। फिर वो फिंच वाला उदाहरण है इसका, ये लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव टू एग्जांपल ईच। किसको किसको बोला गया भाई, लवड़ क्या होती है, दुर्बल क्षार क्या होती है, ठीक है।
तो बहुत आसान होती है बच्चों। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करके, यहाँ पर किसकी सूत्र है, किसकी परिभाषा है बच्चों, लवण की, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर जल का अणु बनाते हैं, तब साथ ही लवण का निर्माण होता है। या बोल सकते हैं जब अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया होती है तब लवण बनता है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। दुर्बल क्षार तो ऑलरेडी बता चुका, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको किसमें करना है बच्चों, 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है आप लोगों को, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ये गणितीय क्वेश्चन से जो कि 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है आपको, कन्वर्ट 60 डिग्री टू फ़ारेनहाइट, इसको फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। तो देख लो बच्चों इसको करना कैसे। सबसे पहले आप दिया है करके लिखेंगे, C बराबर कितना दे दिए हैं आपको, 60 अंश दिया हुआ है। इस तरीके से C का मान 60 अंश दिया हुआ है और आपको F का मान जो है निकालना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको। तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, C बटा में 5 और F माइनस 32 बटा में 9, ये इसके बीच होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये कट फिट के बाद इतना आया गया है, ठीक है। एक्चुअल में हमें इसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु को लिखना होता है। एक्चुअल में कैसे होता है, मैं पॉइंट्स को बता देता हूँ एक बार। C माइनस 100 लिखते, सॉरी 0 लिखते यहाँ पर, और 100 माइनस 0 लिखते। उसी तरह F माइनस 32 और यहाँ पर 180 माइनस 32 लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब लिखते हैं तब ये कट फिट के 100 कटता है, तब जाके आप ये ऐसा इसको लिख सकते हो। इतना चीजें को दिमाग में रखेंगे आप लोग। तब यहाँ पर देखो ऐसा है, अब हमें F का मान निकालना है, तो C के मान तो रखेंगे, C की जगह पे 60, नीचे में 5 बराबर में F माइनस में कितना हो जाएगा, 32, और ये हो जाएगा 9। क्लियर। फिर अब कैसे करेंगे, इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 बार में कट जाएगा। और यहाँ F माइनस में 32 बटा में 9 को इधर भेजेंगे तो 12 निया 108 हो जाएगा, ये बराबर में F माइनस 32। अब F का मान निकालने, इसलिए 32 को भेजो तो 108 प्लस में 32 होके आएगा। तो F का जो फाइनल मान है वो जोड़, जो 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, तो 4 140 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा। ये F का मान है। इस तरीके से आपको करना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों को बता दो बच्चों, ये पैमाना परिवर्तन करके एक अलग सी वीडियो डली है हमारी यूट्यूब पर, वो आप जाकर के देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं यूट्यूब वीडियो कौन सी है बच्चों, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाओ। अगला जो क्वेश्चन है, O2 बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखकर इसके 2 उपयोग लिखना है। तो मैं तो पहले से बोला हूं बच्चों, हर किसी का नाइट्रोजन बनाने की रासायनिक समीकरण, हाइड्रोजन बनाने की रासायनिक समीकरण, ऑक्सीजन बनाने की रासायनिक, तीनों की सिर्फ रासायनिक समीकरण और 3 उपयोग बच्चों अच्छे से याद कर लो। डेफिनेटली आपसे बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये तीनों चीज बोलता हूं, तीनों चीज तो जरूर कर लो ताकि आप अच्छे से कर पाओगे। देखो नाइट्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को बच्चों जब गर्म करते तब वहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन गैस बनती थी। ये समीकरण है और इसका उपयोग तीनों का, भाई इसी का बस नहीं, तीनों का उपयोग आपको याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन का 3 उपयोग, या श्वसन तथा दहन के लिए आवश्यक है करके लिखेंगे। क्या देखिए बच्चों, ये श्वसन में और दहन के लिए आवश्यक है। क्लियर है क्या। फिर द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं बच्चों, ये दूसरा चीज आपको लिखना है। तीसरा आप लिख सकते हो इसका HNO3, H2SO4 और O3 आदि के औद्योगिक उत्पादन में। ये 3 उपयोग आप लोग लिखोगे। पहला क्या, श्वसन तथा दहन के लिए, दूसरा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के लिए, तीसरा HNO3, H2SO4 और O3 आदि के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है बच्चों कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है। उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है बच्चों। तो कैसा होगा, इस चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इसको, है ना, तब जाके अपन इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इन चीजों को समझो बच्चों। एक मिनट, ठीक है। इसी के ऊपर लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि न्यू पेज जो है क्रिएट तो नहीं हो पाएगा इससे, है ना। चलो, या किसी एक पेज को अपन डिलीट आउट करते हैं, तब आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो बच्चों, यहां पर हमें दिया क्या क्या है, इन चीजों को समझो। हमें दिया है फोकस दूरी, दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है यहां पर देख लो,
ये बोला गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेना है। क्लियर है क्या बच्चों, ये कर लोगे आप। फिर अगला जो है लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, देखो यहां पर फोकस दूरी एफ दिया है, उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कर रहा है। 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है बच्चों, वहां पर हमें रखा क्या गया है, इन चीजों को समझो हमारे लिए। एक मिनट बच्चों, बार बार ऐसा हो रहा है। जो हमारा किसका मान है बच्चों, u का मान है। u का मान है कितना है, 12 सेंटीमीटर, माइनस में रखेंगे इसको, ठीक है। फिर v की मान जो है हमें निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होती है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर अपन करेंगे इसको, 1/f बराबर क्या होती है बच्चों, 1/u प्लस में 1/v होता है सूत्र, है ना, लेंस के सूत्र से। एक का एक ए की जगह में 15 रखना है, बराबर एक u की जगह पे -12 प्लस 1/v रखेंगे। इसको इससे भेज देंगे तो 1/15 प्लस में 1/12 बराबर में 1/v हो जाएगा। अब जब इसके नीचे नीचे का गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, या लघुत्तम इस पर लेंगे, तो मान के चलो ये दोनों किसके पारा में, 3 के पारा में, तो मैं 3 के लघुत्तम ले रहा हूँ, ठीक है। 3 के पारा में 15 कितने बार में आते हैं, 5 बार में, तो 5 एक कम 5 और 12 4 बार में आता है, 3 चौक 12 है ना, तो 4 बराबर में 1/v हो जाए। ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में जुड़ जाएगा 5 और 9/3 बराबर में 1/v हो जाएगा। तो ये 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो 3/1 बराबर में 1/v हो जाए। तिरक गुणा कर दो इसको, 3v बराबर 1, तो v का मान चाहिए तो 1/3 हो जाएगा, या इसी को आप दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हो। 3 शून्य 0 10 बनेगा, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 ऐसा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रतिबिंब की स्थिति जो है बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। इसको सेल्सियस में बदलना है बच्चों, तो बहुत आसान होती है, इसके लिए भी आप आराम से इसको कर सकते हैं, बस चीजों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे वहां पर बताए थे हम लोग को सेल्सियस फ़ारेनहाइट को एप में दिया यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, एक मिनट, देखो होगा कैसे, यहाँ पर एफ दिया कितना है बच्चों, एफ कितना है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, और किस में कन्वर्ट करना है, सी में ज्ञात करना है, सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब भी हमने फॉर्मूला देखे थे, क्या वाला देखे थे, c/5 और एफ -32/9 वाला फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में देखे थे। इस तरीके से लेना है हमें, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा, c का मान नहीं पता 5 बराबर में एफ -32, एफ का मान है 50 -32/9 हो जाएगा, तो c/5 इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अपन लेंगे। क्लियर है क्या, आया क्या। फिर कैसे हो जाएगा, 50 में 32 घटा दो तो 10 में 2 जाएगा तो 8 और 5 में 4 जाएगा तो 1 और ऐसा हो जाएगा। तो c/5, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो बाहर में 2। अब c का मान निकालना है, इस 5 को भेज देंगे तो 2 गुणित 5, मतलब c बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरीके से ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लो यहाँ पर भी वही 10 डिग्री सेल्सियस आया था। तो जो मैं एक्सप्लेन किया हूं बच्चों आप लोग का यहाँ पर उसी चीज को करना है, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते आप लोगों को, अगला किन्हीं 3 अधातुओं के नाम, संकेत व उपयोग लिखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। राइट दी नेम, सिंबल्स एंड यूजेस ऑफ एनी 3 संकेत व उपयोग बताने यहाँ पर, ठीक है। तो देख लो, धातु का नाम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये धातुओं का, अधातुओं का नाम है। सॉरी, एक भी धातु पूछे थे कि अधातु पूछा गया था, अधातुओं का पूछा गया था, ठीक है। तो अधातु के नाम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, संकेत और उसका उपयोग पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की संकेत N2 और उपयोग क्या है, अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों को तथा चिप्स के पैकेट आदि को ताजा रखने में। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, नाइट्रोजन का समीकरण उपयोग, समीकरण उपयोग, समीकरण उपयोग तीनों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कर लो, इसमें से क्वेश्चन आपका बनना है, ठीक है। अगर ये कर लोगे तो बार बार इन क्वेश्चंस को आपको करने की आवश्यकता जो है बच्चों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
किसी जीव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान के चलो कोई जीव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना, मान के चींटी चींटी की संख्या इतनी ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है तो क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों इस चीज को लिखना है आपको। मनुष्य की आबादी बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास तथा अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु तेजी से क्या बढ़ रही बच्चों? तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण बाघों व अन्य प्रजातियों की अगर मनुष्य की संख्या बढ़ रही है तेजी से या किसी की भी संख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। इस चीजों को आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर एक मेज पर बच्चों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण रखे हैं। इन्हें स्पर्श करके बिना स्पर्श किए मतलब प्रतिबिंब देखकर आप कैसे पहचानोगे, है ना, छू करके और उसके प्रतिबिंब को देख करके कैसे पहचानोगे कि वो कौन सी दर्पण है? ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। स्पर्श करने पर देखो, स्पर्श करने पर कैसा होता है? समतल दर्पण छूने पर समतल लगता है, अवतल दर्पण दबा हुआ लगता है, उत्तल दर्पण उभरा हुआ लगता है। छू के देखोगे समतल दर्पण को तो एकदम समतल रहेगा और अवतल दर्पण दबा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण उभरा हुआ रहेगा। इस तरीके से बच्चों ये होती है। फिर प्रतिबिंब के आधार पर बात करें तो ये यहां से अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है ना कि प्रतिबिंब कैसा रहता है। यहां पर बेस्ट तरीके से दिया हुआ है कि इसकी प्रतिबिंब सीधा आभासी बराबर बनता है। समतल दर्पण में सीधा आभासी बराबर बनता है, सीधा आभासी बराबर, ठीक है। फिर इसको याद रखना है, दूसरा में इसको याद रखना है आपको, सीधा, फिर इसको कैसे लिखेंगे? सीधा फिर आभासी, सीधा आभासी और छोटा, ये तीनों का बच्चा, ठीक है। सीधा आभासी छोटा, ये तीन चीज है जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? पहले मतलब इसका समतल का बच्चों आपको समतल का सिंपल से चीजें याद रखना है। समतल में सीधा आभासी बराबर बनता है, ठीक है, सीधा आभासी बराबर, और इसमें सीधा आभासी छोटा बनता है, किसमें? उत्तल दर्पण। फिर अवतल को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से यहां पर तीनों को याद रख सकते हो। जैसे समतल है भाई आपका, है ना, तो समतल में कैसे बनता है? समतल में सीधा आभासी और बराबर बनता है। ये किसकी है? समतल दर्पण का। फिर आपको याद रखना है उत्तल का, लाइन से ऐसे याद रखना ताकि कंफ्यूज नहीं होगे बार बार, किसका आभासी था, किसका छोटा था, किसका बड़ा था, कंफ्यूज होता है ना। एक लाइन में इसको याद रखो, सीधा आभासी बराबर बनता है किसमें भैया? समतल में, और सीधा आभासी और बड़ा छोटा बनता है बच्चों, ठीक है। आपको याद रख लो यहां पर क्या बनता है? छोटा बनता है किसमें? उत्तल दर्पण में। फिर समतल, उत्तल और क्या हुआ था? अवतल, अवतल दर्पण बच्चों, समतल, उत्तल और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में होता कैसे बच्चों, वो चीजें समझेंगे हम लोग, उसी के हिसाब से लिखेंगे। यहां पर देखो अवतल दर्पण कैसे दिया? बड़ा, वास्तविक, तो इधर उधर दिया भाई, आप उसको सही से करना है अपने को, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इस पर बनता है उल्टा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है बच्चों, इस तरीके से उल्टा वास्तविक और बड़ा। तो ये आप उसी वे पे याद रखो, दोनों का सीधा आभासी बराबर छोटा, ऐसा लाइन से इसको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो, ताकि आपकी जो तैयारी है इस पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो पाओ, चीजों को सही से समझ पाओ, कर पाओ, ठीक है। इसको ढंग से आपको करना है। क्लियर है क्या? फिर इस पेज को मैं डिलीट करूं क्योंकि फिक्स्ड पेज है बच्चों यहां पर मेरे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? ये तो हो गया। फिर कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाना है, वो तो आपको बता दिया हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, मोहन ने 5 विलियन लिया बच्चों। अब आती है चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से मोहन ने 5 विलियन टू की है ABCDE के सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब पीएच मान जो है, पीएच मान कितना आया? 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुआ, पीएच मान इतना आया। तब आपको बताना है कि दुर्बल क्षार कौन सा है। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां पर ये स्केल याद होनी चाहिए बच्चों आपको। स्केल यहां पर होती है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा। फिर 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, इस तरीके से। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान में रखो बच्चों, क्योंकि बार बार आप इस चीजों को याद रखने से अच्छा एक बार समझ लो।
जो 7 होता है बच्चों वो होता है उदासीन। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो होता है उदासीन, और 7 से पहले है तो वो होगा आपका अम्ल, और 7 के बाद है तो वो होगा आपका क्षार। 7 से पहले तो अम्ल और 7 के बाद है तो क्षार हो जाएगा, इस तरीके से। ये चीजें आप रख, 7 है तो उदासीन, 7 से पहले वाला अम्ल और 7 के बाद वाला बच्चों क्षार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसको करना है, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन, इस तरीके से दिया है। अब देखो अब इस पर दुर्बल और प्रबल कौन होगा? जाहिर सी बात है जो जितना दूर रहेगा वो प्रबल होगा। तो ये तीनों को क्या माना जाता है? प्रबल। दूर वाले को प्रबल, और ये तीनों को क्या माना जाता है? दुर्बल। इतना दिमाग में रखना है आपको। उसी तरीके से इसके पास वाला बच्चों तीनों क्या होगा आपका? दुर्बल, और इसके दूर वाला बच्चों क्या हो जाएगा? ये प्रबल। दूर में ज्यादा रहता है ना, इस तरीके से इसको याद रखना। बस ये पॉइंट्स याद रखोगे डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अब देख लो एक बार उसको फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो कौन कौन है? 7 है तो ये तो 7 है मतलब उदासीन होगा। 7 क्या होगा भाई? उदासीन होगा। तो उदासीन कौन है करके पूछ रहे हैं, तो उदासीन कौन होगा? ये 7 होगा। इसका आंसर हो गया बच्चों 7 होगा। क्लियर है? 7 वाला उदासीन होगा। अब अम्ल कौन कौन सा होगा? तो देख लो बच्चों हम लोग का, चलो डायरेक्ट इसके आंसर्स को बता। देखो वहां पर ABCDE के हिसाब से लिखना है ना, तो पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक ये क्लियर है तो आप आराम से कर पाओगे। 7 और 7 का क्या है? ABCD को लिखना बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। ये B 7 है, ये 7 है, ये 9 है, और C कितना है? 1, और ये है 13, और ये है 6। तो इस पर अम्ल कौन कौन से है? C और E अम्ल है, ठीक है। C और E अम्ल है। तो देखो अम्ल की दुर्बल अम्ल तो 6, और प्रबल अम्ल पूछा गया क्या? हाँ तो 1 हो जाएगा बच्चों। ये ऐसा नंबर को मैं लिख रहा हूँ, आप ABCD को लिख रहे हैं। अब दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, 2 ठो क्षार बाकी होगा। देख लो बच्चों, क्षार की 2 ठो बाकी होगा इसी पर। हाँ क्षार कौन कौन से भाई? जो 7 से बाद में कौन कौन है? 9 और 13। तो 13 जो है दूर में है तो वो प्रबल होगा, और 9 पास में है तो दुर्बल होगा। या इससे भी आप याद रख सकते हो, इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? इसका SI मात्रक आपको लिख लेना है भाई। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के, तो आपको याद रखिए किसी भी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, क्या याद रखना है? किसी भी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? अपन ऊष्माधारिता कहते हैं। ये याद रखेंगे। इसके SI मात्रक की बात करें तो जूल प्रति क्या होता है? कूलाम होता है बच्चों, सॉरी केल्विन होता है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी पर? 23 में देखो थोड़ी सी क्या है, वह कौन सी संख्या है, या सॉरी वह कौन सी गैस है जो श्वसन व दहन में सहायक है? उसे प्रयोगशाला में बनाने की रासायनिक समीकरण तथा गैस की उपयोग बताना। सिंपल से किसके बारे में बोल रहे? उसी को घुमा के बोल रहा है। श्वसन लेने में, सांस लेने में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस का रासायनिक समीकरण और उसका 3 उपयोग लिखना है बच्चों। ये बार बार उसी क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखना है। क्लियर? फिर उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु है ना, U है ये, ठीक है। और रखी प्रतिबिंब मतलब ये V है, तब उसकी फोकस दूरी F को निकालना है बच्चों। बहुत आसान है, आप सिंपल से उसको लिखते चलेंगे। देखो U को कितना लिख लेना है आपको? U बराबर सिंपल से फाइनल है 30 U लिखेंगे, और V को कितना लिखेंगे? 10 लिख लेना है आपको। सिंपल सा दिया है करके वो चीजें आपको बताना है, ठीक है। ऐसा देखो हमें दिया क्या क्या है उन चीजों को समझो बच्चों। यहां पर U दिया है 30 और V बना आ जाएगा -15, जैसे कि आपने यहां पर देखे। सॉरी कितना लेना है एक बार कंफर्म करने दीजिए। 10 दिया हुआ है बच्चों। कितना है? 10 है। उत्तल लेंस है इसलिए ऐसा 10 दिया हुआ है। तो V को U जो है जाएगा आपका किसमें? माइनस में, ठीक है। U को रखेंगे बच्चों माइनस पे। कैसा? इस तरीके से हो जाएगा
कैसे, u हो जाएगा -30 और v हो जाएगा 10 में, इस तरीके से। अब समीकरण से बच्चों, है ना, समीकरण क्या बोलते हैं, 1/f बराबर में हमारा 1/u प्लस 1/10 ऐसा हो जाएगा। तो 1/f बराबर में 1/u की जगह में कितना रखेंगे, -30 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो इसको 1/f बराबर में 10 वालों को पहले लिखेंगे 1/10 माइनस 1/30 हो जाएगा ऐसा। तो 1/f बराबर में नीचे नीचे का आपको गुणा कर देना है। तो या तो लघुत्तम आप 10 लोगे तो 10 से कम 10 और यहाँ पर 3 ऐसा हो जाएगा। तो 1/f बराबर में -2/10 आप कर लोगे। देखो बच्चों यहाँ पे ना कैलकुलेशन पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, वो क्या है, यहाँ से, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, एक्चुअल में जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और 10 के पहाड़ा में 3 बार में आता है तो 3 माइनस और 30 के पहाड़ा में 1 बार में आता है तो 1 ऐसा हो, फिर 2/30 हो जाएगा ये। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो 2f बराबर में 30 एकम 30। अब f का मान निकालना है तो 30/2 फिर कटा दो तो ये कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। अगर अतः फोकस दूरी 15 होगा तो मुझे इस बच्चे इसको डिलीट करना होगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 25, सजाती और संवृत्ति लक्षण क्या है, तो इसको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों स्टार्टिंग में ही, ठीक है, इसको आपको दोबारा नहीं देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल ए तथा बी दो बीकर में लिए गए। अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है, ठीक है, और अम्ल बी का जल में पूर्ण आयनन होता है, ठीक है, पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताना है ए और बी में कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो भाई जिसका पूर्ण आयनन होता है वो प्रबल और जिसका आंशिक आयनन होता है वो दुर्बल होता है बच्चों। तो हमें पता है, उसी आधार पर हम लिखेंगे जल में बी का पूर्ण आयनन होता है किंतु ए का नहीं होता, अतः अम्ल बी जो है प्रबल और ए जो है दुर्बल है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो भाई दुर्बल किसको बोलते हैं, जिसका जल में पूर्ण आयनन नहीं होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं और जिसका जल में पूर्ण आयनन हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्लियर है बच्चों, कर लोगे क्या यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, उसकी सही मात्रक बताना है आप लोगों को। तब कैसे लिखेंगे आप लोग, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ है इकाई द्रव्यमान को। तो सिंपल से लिखेंगे विशिष्ट ऊष्मा में क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन होती है। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि ये तो कराऊंगा ही नहीं बच्चों, बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो क्योंकि दोनों मॉडल पेपर को रखने की वजह से यहाँ पर इस तरह से चीजें आई है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो इसका। क्लियर है क्या। फिर प्रजातिकरण वाला क्वेश्चन देख ही चुके हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का हो गया अर्नियस के अनुसार अम्ल क्षार। क्लियर है बच्चों, डन है, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन आपको तो करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपको देख ही लेना है, ठीक है। परिवर्तन वाला, परिवर्तन की वीडियो डली हुई, वहां से भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इस तरीके से इतने क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और सेल्फ रिवीजन जो है बच्चों कर लेना, या सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे तो आपको जब हमारी साइंस सीरीज आएगी, है ना, एकदम महामैराथन एक साथ पूरे चैप्टर्स को कवर करनी। पहले बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज हमारे पीछे ये नहीं होता था, अब ये हमारे पीछे है। मतलब इस चीज का यकीन मानो कि आपको एक दिन में 100% तैयारी करा के दे दूंगा। बस आपको जरूरत है तो स्टार्टिंग से अभी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आने वाले बड़े वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्रपति, ऑल द बेस्ट।